मूवीज लाइफस्टाइल आज एक्सप्लेन कर रहा है इंसिडियस चैप्टर 2 को। पिछली कहानी में हमने देखा था कि किस तरह से जॉश अपने बेटे डेल्टन को आत्माओं की दुनिया से इंसानों की दुनिया में ले आया, लेकिन अब उसके शरीर पर उसी बूढ़ी औरत ने दोबारा से कब्जा कर लिया है जो बचपन में उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। यहाँ से हमें जॉश के बचपन का वक्त दिखाया जाता है। साल होता है सन 1986। जॉश के अंदर एक ऐसी खूबी है जिससे वो आत्माओं की दुनिया में नींद में जा सकता है और इसी बात का फायदा उठाकर एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसके शरीर पर अपना कब्जा करना चाहती है ताकि वो इंसानों की दुनिया में हमेशा रह सके। जॉश की मॉम को जब फोटोज देखकर ये पता चलता है तो वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए एलिस को बुलाती है, जो कि एक साइकिक है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। और जब एलिस जॉश के पास आती है तो वो भी उस बूढ़ी औरत के डीमन को देखती है। वो समझ जाती है कि जॉश की जान खतरे में है, इसीलिए वो जॉश के दिमाग में जितनी भी उसकी बचपन की यादें होती हैं उन सब को मिटा देती है, साथ ही उसकी उस पावर को भी जिससे वो आत्माओं की दुनिया में जा सकता है। लेकिन 25 साल बाद अब वो एलिस को मार चुका है और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके शरीर पर अब उसी बूढ़ी औरत के डीमन का कब्जा है। जॉश की पत्नी रिनाई को पुलिस बुलाती है और कहती है कि अगर एलिस की गर्दन पर तुम्हारे परिवार में से किसी के भी उंगलियों के निशान हुए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एलिस इस बात से घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी गर्दन पर जॉश के उंगलियों के निशान हैं। वहीं जॉश अपने पूरे परिवार के साथ अपनी मॉम के घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो चीजें नहीं रुकती जो पिछले घरों में थी, जैसे म्यूजिक का अपने आप ही प्ले हो जाना, उसकी बच्ची का किसी को देखकर रोना। रिनाई अपने पति जॉश को ये सारी बातें बताती है, लेकिन जॉश इन बातों को मानने के लिए अब तैयार नहीं है। उसका मानना है कि जो पहले हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। वो रिनाई को बताता है कि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत का डीमन आ गया था और उसी ने एलिस को मारा है। वहीं एलिस के 2 साथियों को दिखाया जाता है जो उसके कत्ल के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी के घर पर जाते हैं, जहां पर एक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। और जब वो उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें सन 1986 का एक वीडियो टेप मिलता है और जब वो इस टेप को प्ले करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वही वीडियो टेप है जिस वीडियो टेप को एलिस ने सन 1986 में जॉश के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया था। और इस वीडियो में वो देखते हैं कि जॉश किसी से बात कर रहा है और उसके पीछे कोई खड़ा है। वहीं जॉश के बेटे डेल्टन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो अपनी मॉम रिनाई को बताता है कि मैंने अपने घर में किसी को देखा है, उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, साथ ही डैड हमेशा अकेले में किसी न किसी से बात करते रहते हैं। रिनाई जानती है कि जॉश सब कुछ सच कह रहा है क्योंकि उसे भी ऐसा ही महसूस होता है। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और तभी पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आता है। रिनाई डर जाती है क्योंकि उसे पता है कि जॉश के उंगलियों के निशान एलिस की गर्दन पर है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि एलिस की गर्दन पर जो निशान पाए गए थे वो जॉश की उंगलियों के निशान नहीं थे। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसे पता है कि जॉश ने ही अपने हाथों से एलिस का गला दबाया था। अब यहाँ पर जो उसके बच्चे की छोटी गाड़ी होती है वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। घर में अजीब अजीब चीजें हो रही होती है और तभी उसे वो आत्मा भी दिखती है जिसके बारे में उसके बेटे ने उसे बताया था। रिनाई उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी के कमरे से किसी की आवाज आती है और इसके बाद उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है। वो भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो किसी तरह से कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन देखती है कि पालने में उसकी बेटी नहीं होती। वो बुरी तरह से डर जाती है। उसे एक बार फिर से अपनी बेटी की आवाज दूसरे कमरे से आती है। वो उस तरफ भागती है, उसके सामने जो सामान पड़ा होता है वो अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और तभी वो डीमन उसके सामने आती है, उस पर हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं जॉश की मॉम को दिखाया जाता है जो उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाती है जो एलिस के साथी हैं, जिन्हें वो टेप मिला था जो सन 1986 में एलिस ने जॉश का बनाया था। और वो इस टेप को जॉश की मॉम को दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि आज से 25 साल पहले जब जॉश का ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उस वक्त उसके पीछे कोई खड़ा था और वो और कोई नहीं बल्कि यंग जॉश था, यानी कि उसी की जवानी का रूप था। ये सब जानने के बाद जॉश की मॉम पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो इनसे मदद मांगती है और अब जो एलिस के साथी होते हैं वो एलिस की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं और एलिस की आत्मा बताती है कि तुम्हें उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहां पर जॉश की मॉम कभी काम किया करती थी, पर अब ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है। यहाँ पर जॉश की मॉम को याद आता है कि जब वो उस हॉस्पिटल में काम करती थी तब एक बार वो जॉश को वहाँ पर लेकर गई थी। वहाँ पर एक बूढ़ा पेशेंट था जो कि बहुत ही अजीब था और उसने जॉश के ऊपर हमला किया था। इसके कुछ दिनों बाद वही पेशेंट जॉश की मॉम को लिफ्ट में मिलता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। जॉश की मॉम इस बात की कंप्लेंट सिस्टर के पास जाकर करती है, पर वही सुनकर हैरान हो जाती है और जॉश की मॉम को बताती है कि उस पेशेंट ने एक दिन पहले ही आत्महत्या कर ली है। कहानी वापस प्रेजेंट
में आती है जहाँ पर जॉश की मॉम और एलिस के दोनों साथी उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं जिसने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली थी। ये घर कई सालों से बंद पड़ा है। एलिस के दोनों साथी ऊपर एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़कियों के खिलौने होते हैं और यहाँ पर इन्हें एक छोटी बच्ची का डीमन भी दिखता है और वो इन दोनों से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर कर देगी। वहीं जॉश की मॉम नीचे एक बहुत बड़ी तस्वीर तक पहुंच जाती है और ये तस्वीर उसी आत्मा की, उसी औरत की है जो उनके घर पर है। तस्वीर में एक छोटी बच्ची भी होती है और ये वही बच्ची है जिसकी आत्मा एलिस के दोनों साथियों को अभी ऊपर दिखी थी। और जब जॉश की मॉम ये सब कुछ देख ही रही होती है तभी यहाँ पर जो आत्मा है वो उसके ऊपर झूमर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके नीचे दबती, यहाँ पर एलिस का साथी उसे बचा लेता है। और इन घटनाओं के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें यहाँ पर एलिस की आत्मा ने नहीं बल्कि उस आत्मा ने भेजा है जो जॉश के घर में है, जो जॉश के अंदर है, क्योंकि वो इन सबको मारना चाहती है। ये घर में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डमीज होती हैं, साथ ही एक काले रंग की वेडिंग ड्रेस भी होती है और लकड़ी का एक संदूक होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं और ये न्यूज़पेपर बहुत पुराने हैं। इन सब से इन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल का वो बूढ़ा आदमी जिसने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी, वो इसी वेडिंग ड्रेस को पहनकर एक औरत बनता था और इसके बाद जवान लड़कियों का कत्ल करता था। और ऐसा वो खुद नहीं करता था बल्कि उसकी माँ की आत्मा उससे करवाती थी। और बचपन में जो आत्मा जॉश के पीछे थी वो उसी बूढ़े आदमी की थी जिसका ये घर है, जो हमेशा औरत के कपड़े पहनकर दूसरी लड़कियों को मारा करता था। यहाँ पर इन्हें एक और बात पता चल जाती है कि जॉश की आत्मा अभी भी आत्माओं की दुनिया में फंसी हुई है और उसके शरीर के ऊपर उसी बूढ़े आदमी की आत्मा का वास है जिसका एक घर है, जिसने उसके ऊपर बचपन में हमला किया था, जिसका नाम पार्कर है। अब ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। जॉश की मॉम ये सारी बातें रिनाई को बता देती है। वो कहती है कि घर पर जो कुछ हो रहा है वो सब जॉश कर रहा है क्योंकि जॉश के अंदर अभी भी उस आत्मा का वास है, हमें बच्चों को उससे दूर रखना होगा। वो बच्चों को घर से दूर ले जाने के लिए कहती है। वहीं एलिस के वो साथी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो जॉश के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब इन तीनों में से एक घर के अंदर जॉश के पास जाता है जबकि उसके दो साथी वैन में ही सारी रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए बैठे होते हैं। अब वो आदमी जॉश के पास जाता है और उससे पीने के लिए पानी मांगता है। जॉश जब पानी लेने के लिए जाता है तो वो आदमी अपने इंजेक्शन में दवा भरता है ताकि जॉश को बेहोश करके उसके अंदर से बूढ़े आदमी की आत्मा को निकाल सके। जॉश पानी लेकर वापस आता है लेकिन उसे पता है कि यह आदमी उसके साथ क्या करना चाहता है क्योंकि ये खुद उसी बूढ़े पार्कर की आत्मा है। इसे ये भी पता होता है कि कल रात को इस सब के सब उसी के घर पर गए थे। अब इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी उसे इंजेक्शन लगाता, जॉश उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। इसके जो दोनों साथी वैन में बैठे होते हैं वो सारी रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। वो अपने साथी की जान बचाने के लिए आते हैं लेकिन जॉश उन दोनों को बेहोश कर देता है और इस बूढ़े आदमी को मार देता है। जब उस आदमी की आंखें खुलती है तो वो आत्माओं की दुनिया में होता है जहाँ पर वो जॉश की आत्मा से भी मिलता है। दरअसल जॉश की आत्मा यहाँ पर फंसी हुई है। वो जॉश के घर की तरफ इशारा करता है और जॉश को बताता है कि तुम्हारे परिवार की जान खतरे में है। जॉश अपने घर की तरफ भागता है जहाँ पर वो उसी डीमन की आत्मा को देखता है जिसे हमने पिछली कहानी में देखा था, जो उसके घर के अंदर चली जाती है। जॉश भी अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो उस डीमन की सोल का सामना करता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है लेकिन डीमन की सोल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो जॉश के ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस की सोल आ जाती है। वो जॉश को बचाती है और उसे बताती है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा जिसके लिए तुम्हें तुम्हारा शरीर चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस बूढ़े आदमी यानी कि पार्कर के घर जाना होगा। दरअसल इस वक्त जॉश और एलिस जिस दुनिया में है यहाँ से समय में अतीत में भी जाया जा सकता है और ये उस वक्त में जाते हैं जहाँ पर जॉश खुद एक छोटा बच्चा है, जिस वक्त में एलिस उसका वीडियो शूट कर रही होती है। और वो छोटे जॉश से पूछता है कि वो उस डीमन की आत्मा को कहाँ पर मिल सकता है। छोटा जॉश उसे सब कुछ बता देता है क्योंकि उसे उस डीमन की आत्मा के बारे में सब कुछ पता होता है। और ये वही पल होता है जिस पल में छोटे जॉश के पीछे बड़े जॉश की आत्मा को रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब ये सब के सब उस बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं यानी कि पार्कर के घर पर, जहाँ पर ये देखते हैं कि जब वो बूढ़ा आदमी छोटा था तो उसकी मॉम उसे हमेशा लड़की बनाकर रखती थी क्योंकि उसकी मॉम एक साइको थी जो उस पर बहुत अत्याचार करती थी और मरने के बाद उसी ने अपने बेटे के शरीर के ऊपर कब्जा किया था और इसीलिए वो लड़की की ड्रेस पहनकर दूसरी लड़कियों को मारा करता था। और पार्कर की मॉम वही डीमन है जो बार बार जॉश के घर पर सफेद कपड़ों में दिखती है। पार्कर की मॉम यहाँ पर जॉश को और बाकी आत्माओं को देख लेती है। वहीं असली दुनिया में दिखाया जाता है कि जॉश अपने शरीर का पूरा कंट्रोल खो चुका
चुका है। वो पूरी तरह से पार्कर की आत्मा के कब्जे में है और अब वो अपने परिवार को मारना चाहता है। उसका पूरा का पूरा परिवार बेसमेंट में छुप जाता है और यहाँ पर जॉश का जो बेटा डेल्टन है, जो खुद भी जॉश की तरह आत्माओं की दुनिया में जा सकता है, वो तय करता है कि वो अपने पिता की आत्मा को लेने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाएगा। इसके बाद वो एक जगह बैठ जाता है और उसकी आत्मा अपने पिता को लेने आत्माओं की दुनिया के लिए निकल पड़ती है। वहीं आत्माओं की दुनिया में दिखाया जाता है कि जॉश के ऊपर पार्कर की मॉम पूरी तरह से हावी हो चुकी है। वहीं असली दुनिया में दिखाया जाता है कि जॉश अपने बेटे डेल्टन के पास पहुंच चुका है, जिसकी आत्मा आत्माओं की दुनिया में है और अब वो उसे मारने वाला है। वहीं आत्माओं की दुनिया में जॉश की आत्मा पर भी पूरी तरह से पार्कर की मॉम की आत्मा हावी है और तभी वहां पर एलिस आ जाती है, जो पार्कर की मॉम की आत्मा के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है, उस पर प्रहार करती है। वो नीचे गिर जाती है और कमजोर पड़ जाती है, जिस वजह से असली दुनिया में जॉश जो अपने बेटे डेल्टन को मारने वाला है, वो भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्कर की मॉम की आत्मा ही पार्कर से सब कुछ करवा रही है। क्योंकि पार्कर खुद कभी अंदर से गलत नहीं था, उसने जो कुछ किया वो सब कुछ उसकी मॉम की आत्मा ने उससे करवाया। अब जॉश एलिस और अपने साथी की आत्मा से कहती है कि तुम दोनों ही अभी जिंदा हो, तुम दोनों को अपने शरीर में जाना होगा। यानी कि एलिस का जो साथी है वो भी असली दुनिया में अभी पूरी तरह से नहीं मरा और इसके बाद ये दोनों आत्माएं असली दुनिया में यानी कि अपने शरीर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी आत्माएं होती हैं, जिस वजह से इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा होता। और तभी वहां पर डेल्टन की यानी कि जॉश के बेटे की आत्मा आ जाती है और वो इन दोनों को यहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉश अपने शरीर में वापस आ चुका है, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद एलिस के साथी जॉश और उसके बेटे डेल्टन के दिमाग से इन सब यादों को हमेशा के लिए मिटा देते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में एलिस ने जॉश के दिमाग से हटाई थी, ताकि दोबारा कभी भी आत्माओं की दुनिया में ना जा सके और कोई भी स्पिरिट इनके शरीर पर अपना कब्जा करने की कोशिश ना करे। अब कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि एलिस के दो साथी एक घर पर जाते हैं, जहाँ पर एक बच्ची जिसका नाम एलिसन है, वो कोमा की एक अजीब सी स्टेट में होती है। यहाँ पर एलिस के जो साथी है उनके साथ एलिस की आत्मा भी होती है, जिस आत्मा से वो बच्ची एलिसन बात कर सकती है। और तभी एलिस घर के कॉर्नर पर कुछ देखती है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस